बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मंडे का आज दिन है और आज छुट्टी के बाद सभी लोग जो है वो एक दफ़ा फिर से अपनी वर्क रूटीन में वापस आते हैं, तो थोड़ा सा बंदा लेज़ी होता है, लेकिन एक्टिव रहना ज़रूरी है। और एक्टिव रहना इसीलिए भी ज़रूरी है कि आप काम तो अच्छे तरीके से कर ही सकते हैं, बल्कि आप खुद को भी फ्रेश महसूस करते हैं। साथ ही साथ अभी जो हालात हैं, मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की, उसको तो हम कभी नहीं भुला सकते। शहर की बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम खबर और सबसे बड़ी खबर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हालात इस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं कि अब जो है इसको पहली लहर से रिलेट किया जा रहा है कि पहली लहर से भी ज़्यादा शिद्दत इसमें देखी जा रही है। और अगर हम लोगों ने एहतियात ना की तो जो हालात हमने गुज़श्ता साल देखे थे उससे बहुत ज़्यादा बदतर हो सकते हैं, क्योंकि केसेस बढ़ने की रेशो जो है वो ख़तरनाक हद तक तजावुज़ करती चली जा रही है। गुज़श्ता रोज़ लॉकडाउन के हवाले से भी खबरें देखी। 5 अप्रैल से ये भी कहा जा रहा है इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात जो हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने लॉकडाउन के हवाले से जो रद्द-ए-अमल दिया, ऑब्वियसली ये कोई हल नहीं है। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करके भी आप जो है कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग इससे भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड लोगों के रवैये भी तो आप देखें, लोग तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। खैर, हम हर रोज़ के फिगर्स आपके साथ शेयर इसलिए करते हैं कि आपको पता रहे कि कोरोना इज़ वेरी मच देयर। कोई लोग जो बात बार बार ये कर रहे हैं कि एज सच इतने केसेस नहीं हैं, सिर्फ डराया जा रहा है, तो इसमें रियलिटी नहीं है। तीसरी लहर में शिद्दत से इजाफा होता चला जा रहा है। 24 घंटों के दौरान शहर में 1725 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। एक ही रोज़ में 19 अमवात का हो जाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ख़तरा है। 153 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और मुस्बत केसेस की शरह भी 18.5% हो गई है। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि शहर में किस तरह से ख़तरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब के जहां पर दीगर अजला के साथ साथ पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा शहर लाहौर में है। बार बार कहा जा रहा है कि प्लीज़ एहतियात कीजिए। और मैं बहुत अच्छा स्टेप इस चीज़ को समझ रही हूँ कि वो लोग जो कि मास्क नहीं पहन रहे उस पर जो FIR का इंदराज करना शुरू किया, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसको कुछ देर पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि अभी भी बहुत लोग इसके बाद भी जब ये इकदाम उठाया गया, FIR का इंदराज हो भी गया, आई डोंट नो कि लोग क्या चाहते हैं। बाहर भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रश वाली जगहों पर भी जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करें। खैर, आगे बढ़ के हम प्रोग्राम में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम की सूरत हाल कुछ डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और डिटेल में आपको बताते हैं कि आज दिन भर का टेम्परेचर जो है वो कैसा रहने वाला है। आगाज़ कर लेते हैं आज सुबह 10 बजे के टेम्परेचर से और जान लेते हैं इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं 10 बजे का मौसम 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद आ जाइए जी 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। वेदर होगा सनी और टेम्परेचर होगा जी शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद जैसे ही 3 बजेंगे गर्मी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा देखा जा रहा है। टेम्परेचर होगा जी 33 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 बजे का मौसम देख लेते हैं। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बैक की तरफ मौसम आ रहा है, टेम्परेचर में हमें कमी नज़र आएगी। 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए जी, ये है हमारे पास रात 9 बजे का मौसम। वेदर होगा क्लियर और टेम्परेचर होगा जी 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं और कुछ डिस्कस कर लेते हैं शहर की सूरत हाल। मैं आपको बताती हूँ जी आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। डिटेल में हम आज की टॉप स्टोरीज़ डिस्कस कर लेते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, शहरियों का कोरोना के वजूद से ही इनकार, मास्क पहनने से इनकार। अगली खबर है 5 अप्रैल से शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, मैरिज हॉल मालिकान सरापा एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए 70% तक बढ़ा दिए, मुसाफिर परेशान। और मॉडल बाजारों में भी महंगाई, सब्जियों के रेट तेजी से बढ़ने लगे।
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز اور انہیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر عمر اسلم موجود ہیں۔ السلام علیکم عمر۔ السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں نا؟ اللہ کا کرم ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ کا کرم ہم سبھی لوگوں پر رہے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ کہیں سے بھی ہمیں بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج کی پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ 5 اپریل سے شادی تقریبات پر مکمل پابندی، میرج ہال مالکان اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ اب یہ اقدام جو اٹھایا جا رہا ہے، میرے خیال سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر بڑے اجتماعات جو ہیں ان کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، وقتی اہم ضرورت ہے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل درست بات کہی، جس طریقے سے ابھی خبر میں بھی ہے کہ لاہور میں تو حالات جو ہیں وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم شہر لاہور کے حوالے سے اگر بات کریں تو 1725 جو ہیں وہ نئے پیشنٹس بھی آئے ہیں، اسی طریقے سے کرونا سے اموات بھی ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پر اہم بات سب سے میجر اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لاہور کے لوگ، لاہوریے جو ہیں وہ اس کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہے۔ آپ جو ہے ہم اندرون لاہور کی بات کریں، ہم شادرہ کی بات کریں، ہم اسلام پورہ، مزنگ، دروگے والا، ٹھوکر نیاز بیگ، مختلف علاقوں کے نام ہم لے رہے ہوں، کینچی امر سدو، اس طرح مختلف علاقوں میں بازاروں میں چلے جائیں تو وہاں پر اکثر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک تو رش بھی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے جو سیفٹی پریکاشنز ہوتے ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں وہ نہیں اپنائی۔ ماسک کے بغیر جو ہیں وہ لوگ ہمیں عام سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں، کسی بھی لاہور کی اہم شاہراہ پہ، اہم جگہ پہ جو ہے وہ چلے جائیں وہاں پر دکھائی دے گا، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ یہ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز جو ہیں وہ کرونا کے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے باوجود کہ جب ہسپتالوں میں جو ہے وہ جگہ کم پڑ رہی ہے، ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کرونا سے کئی اموات ہو رہے، کئی قیمتی انسانی جانیں، کئی قیمتی ہمارے اپنے پیارے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس ساری صورتحال کے باوجود ہم لوگ احتیاطی کریں۔ اور میں یہاں پر یہ چیز ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پھر ذکر میں آپ کے ساتھ کرتی چلوں، یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے فگرز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ ایک دن میں 19 اموات ہوئی ہیں اور 1725 نئے کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اس کے بعد اگر لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے، بعض گشت یہ ہے کہ جی مکمل لاک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے ماہ مبارک کی آمد ہے اور جتنا آپ محدود کر سکتے ہیں سرگرمیوں کو میرے خیال سے کرنا بھی چاہیے۔ مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب نے تو یہ کہا ہے۔ دیکھیں جو ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، اور اوبویسلی جب کاروبار بند ہو جاتا ہے تو تمام لوگ متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہوں، دیکھنے والے لوگ ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، ایک سرکل چل رہا ہے۔ لیکن اہم بات پھر وہیں پر آ جاتے ہیں کہ ہم سیریس کیوں نہیں ہو رہے، ہم سنجیدہ کیوں نہیں ہو رہے، ہم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ ہمیں لوگوں کے رویے یہ نوبت لے کر آئے ہیں نا کہ ایف آئی آر کا اندراج ہونا شروع ہو گیا، آپ کو کہا جا رہا ہے 6 ماہ کی قید ہو جائے گی۔ بہت اچھا ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح کے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے، دیکھیں جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے، سب سے قیمتی چیز انسانی صحت ہے، اور یہ کرونا ایک ایسی موذی بیماری ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر ہم کم از کم احتیاطی تدابیر ہی اپنا لیں، سینیٹائزر رکھ لیں، کوئی کسی اول تو ہینڈ شیک وغیرہ، ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ احتیاط برت کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تقریبات بھی ہو رہی ہیں، لوگ رش والی جگہ پر بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد کرونا ایس او پیز کی مکمل جو ہیں وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تمام لاہوری، تمام شہری۔ دیکھیں بار بار اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لاہور کے، میں نے آپ کو مین علاقوں کے نام لیے، مین جگہوں کے نام لیے، دروگے والا کا نام لیا، اسی طریقے سے مومن پورہ ہے، جلو والی سائیڈ ہے، گجو متا ہے، ٹھوکر نیاز بیگ ہے، کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود یہاں پہ یہ جتنے بھی اس وقت ٹی وی پر ناظرین جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً جو ہیں وہ شہر لاہور کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے گرد و نواح میں خود دیکھ لیں، اور دیکھ لیں کہ کوئی کتنا ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہا ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پھر کرونا نے پھیلنا ہے نہیں پھیلنا، پھر تو حقیقت یہ ہے نا۔ اصل بات تھنکنگ کی ہے، ہمارا ذہن سوچ اس چیز کو کیا ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ کرونا، آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ گھروں میں بیٹھی خصوصاً جو خواتین ہیں وہی دیکھ لیں کہ اپنے گرد و نواح میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوستوں میں پتہ کر لیں، بلکہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا۔ اب کون سی ایسی، ہم سچ بولتے ہیں نا، تو دیکھیں کون سی ایسی گلی محلہ ہے جو اس موذی مرض سے بچا ہوا ہے، چاہے وہاں عمر اسلم رہتا ہو، چاہے وہاں پہ انا یوسف رہتی ہوں، کوئی بھی، یا آپ لوگ رہ رہے ہو۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، کچھ چیزیں حکومت کی کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں میں نے اور آپ نے، جیسے ہم اپنے گھر کے محافظ ہوتے ہیں، ہم نے اپنے گھر کا خود خیال رکھنا ہوتا ہے، گھر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، گھر کے مکینوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو خدارہ
اپنا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح میں رہنے والے ان کا خیال رکھیں. دیکھ سکتے ہیں کوئی اپنے پیاروں کو تکلیف میں. لاہور اس وقت, لاہور کی حالات کا رد عمل ماسک پہننے پہ کیا ہے, ہم نے بریک سے جب واپس آنا ہے تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. اس کے ساتھ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ لوگ جو کہ کرونا کے لیے فرنٹ لائن پہ موجود تھے, جن میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی, ڈاکٹر محمود شوکت کا نام پیش ہے. ہمارے شو میں بھی وہ آتے رہے ہیں, وہ گائیڈ لائن بھی دیتے رہے, وہ بتاتے بھی رہے, اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے رہے. اور پھر آئی سی یو سے جو ان کا ویڈیو میسج میں نے سنا, آپ یقین مانے میرا ایک دم دل ہل کر رہ گیا کہ کس قدر جو ہے ان کی حالت جو ہے وہ مختلف نظر آ رہی تھی, سیریس نظر آ رہی تھی. وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. لوگوں کے رویے بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے جو کہ ابھی بھی اس سٹیج پر بھی آ کے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے ماسک پہننا ہے. تو پھر جو اس پر قوانین لے کر آئے گئے ہیں, جو لوگ نہیں ماسک پہنیں گے ان کے ساتھ بھی نمٹا جائے گا, ان کے خلاف FIR کا اندراج ہوگا. میرے خیال سے یہ اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. بریک کے بعد ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ابھی اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں, لوگ جو کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں ہے, وہ ماسک نہیں پہن سکتے, صاف لوگوں کی جانب سے انکار کیا جا رہا ہے. لوگوں کا رد عمل پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں. کرونا ہے ہی نہیں ہے. جدو بھی کرونا ہو, جدو کوئی باہر نکل گیا عمران خان کہندا جی کرونا آ گیا. کدی کرونے نہ دیکھا مریا. کرونا ہے ہی کونی گا. میں ساڈیاں لوکاں دیاں گلاں نے, رب نو یاد کریے تے کوئی کرونا نہیں پترے گا. جدو مرنا تو ماری جانا ہے. سر ماسک کیا لگائیں, ہمیں اپنا زندگی کا نہیں ڈر رہا ہے تو ماسک کیا لگائیں, ہم کاروبار کریں ماسک لگائیں. ماسک اس واسطے نہیں لایا کہ ضرورت نہیں پیندی, کسی نو اسی جفی نہیں باندھے, ہاتھ نہیں ملاندے. یہ ہے لوگوں کے رویے. دوسری طرف جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا ڈاکٹر محمود شوکت کا, اس طرح بہت سارے ایسے کووڈ پیشنٹ ہیں جن کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے, وینٹیلیٹر پر ہیں. لاہور میں تو ہسپتالوں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ مریض جتنے بھی آ رہے ہیں تیسری لہر کے, یہ جو وائرس ہے اس سے متاثرہ مریضوں میں اس قدر جو ہے وہ شدت پائی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹ ان کو یا تو آکسیجن پر منتقل کرنا پڑ رہا ہے یا پھر ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کرنا پڑ رہا ہے. ڈاکٹر محمود شوکت جو کہ اس وقت کووڈ سے گزر رہے ہیں, آئی سی یو میں, ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. لاہور اور دوسرے بڑے شہروں کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں, آئی سی یو میں سے, میں خود اس وقت آئی سی یو میں داخل ہوں, خدا کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کریں, ماسک پہنیں, چیزوں کا دھیان کریں. ہم کوشش کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں غلطی کھا گئے, کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی, جس کی سزا میں پچھلے 15 دن سے ہسپتال کے آئی سی یو میں بھگت رہا ہوں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی ہے کہ میری ریکوری شروع ہے, مگر یہ کرونا کوئی مذاق نہیں ہے. ہم پہلے سے بھی آپ کو کہتے آ رہے ہیں, اس سے سیریسلی لیں, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں. اور یہ ایک اتنا بڑا اسکیئر ہے, اتنی بڑی نائٹ میئر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور آپ کی سوچ سے بہت زیادہ تکلیف میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. ماسک ہر صورت پہنیں, ڈسٹنسز مینٹین کریں, اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں. جی, تو ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے. اور یقین مانے عمر کے دل سے دعا نکل رہی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں پر اپنی ڈیوٹیز میں, ڈاکٹر صاحب کا جذبہ دیکھیں کہ وہ خود اس وقت کرٹیکل حالت میں ہیں, آئی سی یو میں ہیں, اور وہ ابھی بھی اس انسان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اس حالت میں بھی انہیں لوگوں کی فکر ہے, عوام کی فکر ہے, اور اس چیز کا اندازہ ہے انہیں کہ لاہوریے جو ہے وہ خصوصاً احتیاط نہیں کر رہے. میں نے اس لیے پہلے لوگوں کا رویہ دکھایا اور پھر ڈاکٹر صاحب کو دکھایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹیز علیحدہ نبھا رہے تھے. دیکھیں نا, یہ جن لوگوں کے آپ نے شارٹ سنوائے ہیں, یہی انہی لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں, میجورٹی یہی ہے, میجورٹی اکثریت ان لوگوں کی ہے, اور یہ لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے. جس طرح اگر ایک رکشہ ڈرائیور ہے, اس کے ساتھ اگر اس کے رکشے میں 4 سے 6 مسافر بیٹھتے ہیں تو دیکھیں اللہ نہ کرے, لیکن ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بطور شہری اور کچھ مشکل نہیں ہے. آپ نے صرف 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آئی ڈونٹ نو لوگ کیوں ماننے کو تیار نہیں. خیر, کیونکہ پنجاب کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے, اس پہ وزیر اعظم عثمان بزدار یہ کہتے ہیں کہ عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے پابندیاں مزید سخت کریں گے. جب آتی ہے بات لاک ڈاؤن کی کہ مکمل لاک ڈاؤن کے بغیر اس کا حل کوئی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کے رویے بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب نے کل کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. کر سکتے اپنا ملک, ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بند کر دیں اور پھر ان کو کھانا بھی دیں اور ہم
उनका ध्यान भी रखें। हमारे से बहुत अमीर तरीन मुल्कों के पास भी ये वसाइल नहीं है, तो इसलिए हम बंद तो कर नहीं सकते। ये जो तीसरी पीक आ रही है कोरोना की, ये पहली 2 पीक से ज़्यादा शिद्दत वाली पीक। आगे हमारे अस्पताल भरे हुए हैं। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, और मुझे भी ये बीमारी हो गई। मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ कि इसके ऊपर जी, तो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनी कि लॉकडाउन मुकम्मल नहीं किया जा सकता क्योंकि बाकी हालात इसके फेवर में नहीं जाते हैं। किस तरह से फिर लोगों को, तमाम लोगों को देखा जाएगा, घर में गुजर बसर करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। खैर, अगर हम ख़ास तौर पे शहर लाहौर की बात करें तो कल डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमें बहुत ज़्यादा मुतहरिक नजर आए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 106 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये अब ये वाली चीजें जो है ना, सख्तियां बढ़ानी चाहिए। बात फिर वहीं पर आ जाती है, जिस तरह वज़ीर आज़म कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं कर सकते, तो वो बात उनकी दुरुस्त है कि हमसे बड़े खुशहाल मुल्क, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को मानना चाहिए। जहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, और ये एक हकीकत है, क्योंकि हम गलियों मोहल्लों में रहने वाले लोगों के अगर हालात देखें या आम मतवस्त तबके के हवाले से अगर बात करें तो वाकई बड़ा गुजारा करना मुश्किल है। पिछली दफ़ा जब लॉकडाउन हुआ तो लोग किस हद तक परेशान हुए, किस माशी परेशानी का शिकार हुए। अब यहाँ पर बात करें जो गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, ये देखें, हम लोग नहीं मानते ना, हम लोग प्यार से मोहब्बत की ज़ुबान को समझने को तैयार नहीं है, तो फिर ठीक है, पुलिस भी या एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये कर रहे हैं तो ये ठीक कर रहे हैं, वरना शॉर्ट्स तो हमने शहरियों के सुने कोई नहीं ना रह जाता फिर। हमने शॉर्ट्स शहरियों के सुने हैं कि जिसमें वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोरोना वरोना कोई नहीं। ये मैं क्योंकि फील्ड में हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हालात यही हैं, वहाँ पे लोग तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। डिफरेंस रखने का या डिस्टेंस रखने का जो है वो तैयार ही नहीं है शहरी, और सैनिटाइजर अगर आप इस्तेमाल करने के हवाले से अगर बात करें तो वो कोई भी नहीं। देखिए, छोटे छोटे से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर हैं। मैं बार बार खुसूसन जो लोग घरों में ख़वातीन बैठी हैं उनसे भी इस चीज़ की हम अपील कर रहे हैं कि अपने गिरदो नवा में देखें, क्योंकि आप लोगों का मेजर किरदार है, अहम किरदार है। हमसायों में देख लें, कहीं और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमसायों में और अपने करीबी अजीज़ों अकारब रिश्तेदारों में देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि कोरोना वायरस किस हद तक सीरियस हो चुका है। और फिर भी शहरी जो हैं उनकी सोच क्या है, लाहौरियों की सोच क्या है, हमारे करीब जो हमारे अपने करीबी लोग हैं उनकी सोच क्या है, वो इन शॉर्ट्स में जाहिर होती है कि जिस तरीके से कहते हैं कोरोना वरोना कोई नहीं। कोरोना की वजह से 1725 लोग एक दिन में दाखिल हुए हैं, और ये कोरोना रिकवर होते होते तकरीबन 10 से 15 दिन कम से कम लेते हैं। बिल्कुल, और आप अंदाजा भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि कोई इससे बच सकेगा। अगर वजीर आजम साहब मुतासिर हो सकते हैं, क्या वो केयर नहीं करते थे? आपके सामने वजीर आला को भी कोरोना हुआ, बहुत सारे लोग जो कि ये कहते हैं जी उनको तो हो ही नहीं सकता। तमाम सियासी शख्सियात के हवाले से अगर बात करें, चाहे वो इमरान खान हो, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मतलब ओपोजिशन, ये देखिए ये बीमारी किसी को नहीं देखती कि उनका कोरोना टेस्ट लेकिन नेगेटिव आ गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये बीमारी नहीं देखती कि आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सब घर बैठे हुए लोगों को हो रहा है। तो खुदारा अपने अजीज़ों अकारिब की, अपने प्यारों की बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, शहरियों का फ़र्ज़ है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कोरोना वरोना नहीं होता, तो फिर ये ठीक जेल जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की सख्त डिसीजंस होने चाहिए। इन्हें 3 दिन मास्क पहना के और इस तरह की जगहों पर बेहतियाती तो आप कर ही रहे हैं। एक तो आप SOPs फॉलो नहीं कर रहे, फिर खुदा ना खास्ता अगर आपके खिलाफ FIR का इंदराज हो रहा है या फिर आपको जेलों में लेके जाया जा रहा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं जितना आप एक्सपोज होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, इस खबर को मुझे वाइंड अप करना है। मेरे ख्याल से ये जो सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये सख्त इकदाम उठाकर ही हम बुरे वक्त से बच सकते हैं। केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, शिद्दत आ रही है, अस्पतालों की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। आप सिर्फ एहतियात कीजिए, गैर ज़रूरी बाहर मत जाइए, और अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा हल कोई नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनकी जानिब से किराए बढ़ा दिए गए हैं, जवाब क्या है इस पर भी बात करेंगे। इंतजामिया खामोश है, मुसाफिर परेशान है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और खबर हमारे पास ये है जो कि हम डिस्कस करने चल रहे हैं जी। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए 70% तक बढ़ा दिए और इस पर मुसाफिर परेशान हैं। उमर क्या कहेंगे, ये जवाब क्या बताया जा रहे हैं कि ना 1%, 2%, 10%, 20%, ये तो 70% बढ़ा दिए गए हैं। ना बड़े अफसोस की बात है। देखें, ये एक वबा आई हुई है और इसके दौरान जो है वो हम सबको
جہاں اپنے فرائض سر انجام دینے بطور شہری، وہیں پر ہمارا جس شعبے سے بھی تعلق ہے، جس شعبے سے میں بھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. معاشرے احساس سے بنتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. جب احساس ہوگا ایک دوسرے کا کہ اس کا خیال کرنا ہے تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں حکومت تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ 50% انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ٹرانسپورٹ میں جو وہاں پر جو ہے عوام پبلک جو بیٹھے گی اس کو کم کرنا ہے، لیکن 70% کرائے بڑھا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پہلی معاشی حالات جو ہیں، کیونکہ عام پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر ہم خصوصاً بات کریں تو متوسط طبقہ یا اس سے جو نچلا طبقہ وہی جو ہے اس میں سفر کرتا ہے. تو اگر ہم اسی کو ٹارگٹ کر لیں گے اور اس طریقے سے 70% کرایوں میں اضافہ کر دیا جائے گا تو یہ ایک ظلم ہے. اور اس حوالے سے خود ٹرانسپورٹرز کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر حکومت ایس او پیز پر عمل درآمد کروا رہی ہے تو حکومت اس ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کا مقصد یہی ہے کہ کرونا وائرس، ہم ہر چیز کو اس وجہ سے اس سے ریلیٹ کریں کیونکہ اب اس ہر چیز کا تعلق کرونا وائرس سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو جب وہ امپلیمنٹیشن کروا رہی ہے تو یہاں پر ٹرانسپورٹرز کو خود اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کیا 70% کرائے بڑھانا جائز ہے. کسی نے دیکھیں جب وبا آتی ہے، جب مشکل آتی ہے تو قوموں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، پھر یہ وقت گزرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سولو فلائٹ لے لے یا اسے جس طریقے سے کہیں. اچھا اب حل کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیوں کرائے بڑھائے گئے ہیں؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی ایس او پیز کو کیونکہ آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ نے کم مسافروں کو جو ہے وہ اپنی بس میں بٹھانا ہے. اگر آپ مسافر کم بٹھا رہے ہیں تو جو بیٹھ رہے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ جی انہوں نے ڈبل ٹرپل کرایہ ادا کرنا ہے. پھر اپنی ان کا قصور کیا ہے نا؟ دیکھیں اصل بات پر یہیں پر ان کا قصور کیا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے اپنے دفاتر یا اپنے کاروبار یا اپنے جہاں پر بھی ان کا مقصد ہوگا سفر کے لیے جا رہے ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں پر اس ساری صورتحال کو دیکھیں کہ آپ کرایوں میں اضافہ کر دیں اور وہ بھی 70% تک. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عام انسان کو جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے اس کی جیب پر اثر پڑ رہا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بحیثیت قوم کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، جب میں نے جس طریقے سے بات کی نا کہ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں انہیں ایک دوسرے کے ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے. یہ وبا آئی ہوئی ہے، اس وبا کے دوران ہم سب نے لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال سے یہاں پر حالات یہ ہیں کہ لوگوں کا ضمیر تک جو ہے وہ مر گیا. خیر ٹرانسپورٹرز کے بعد ہم ذکر کر لیتے ہیں مہنگی سبزیوں کا، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زندگی کا سیگمنٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر مہنگائی نہیں ہو رہی ہے. اب یہ بیسک چیزیں ہیں، سبزیاں، پھل، آٹا، چینی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا استعمال ہر کسی نے کرنا ہے. چلیں پھل جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ خرید لے گا. سبزی تو ہر کسی نے خالی بھی خرید کے پکانی ہے تو پکانی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جاتی. اب سنڈے کو کیونکہ ماڈل بازاروں کا رخ کرتے ہیں شہری کہ کمپیریٹیولی وہ سستی چیزیں خرید سکے، لیکن وہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے بھنڈی کی قیمت 200 روپے بتائی گئی ہے، گھیا توڑی 120 روپے بتائی گئی ہے. اب دیکھیں یہ عام سبزیاں یہ خالی اگر 200 روپے کی بھنڈی ہے، اگر وہ 200 روپے کی بھنڈی کسی گھر میں بنے گی تو آپ اس کے اندر تیل اور بیچ میں جو دیگر سبزیوں کو ملائیں، ایک سبزی بناتے 3-4 کئی چیزوں کی اور بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. آپ کو پیاز خریدنا ہے، پیاز کی ضرورت پڑتی ہے، ٹماٹر خریدنے، آپ کو ادرک لہسن خریدنا ہے. تو وہ ایک 200 روپے والی سبزی ایک وقت کا کھانا جسے کہتے ہیں وہ 500 سے 600 روپے پہ چلا جاتا ہے. اور صرف کھانا جس میں روٹی وغیرہ شامل کر کے. اور اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ سبزی کتنے روپے میں یہاں پر ہے نا. پھر وہیں پر بات آ جاتی ہے ماہ سیام آ رہا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور آج بلکہ خصوصاً آج شب برات کی رات بھی ہے تو حساب کی رات ہوگی. اور اس حوالے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سب کو سب سے پہلے تو دین کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی فرمایا گیا ہے نا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ کوشش کریں کہ جتنا ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں خیال رکھیں. وبا آئی ہوئی ہے، اس کو میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لاہور کے اندر خصوصاً لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو دوسری جانب ہمیں سب کو ایک دوسرے کا بہن بھائیوں کی طرح خیال رکھنا ہے، مل کر اس جو ہے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے کیونکہ یہ تو کسی کو چھوڑ بھی نہیں رہی. اور دوسری جانب اگر یہاں پر بات کریں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل جو ہیں آپ یہاں پر دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی صورتحال یہ ہے کچھ تاجر حضرات کی کہ وہ یہاں پر بھی کمائی سے باز نہیں آ رہے. اتنا پیسے لے کے قبر میں نا خالی ہاتھ جانا ہوتا ہے نا. اور یہ وبا تو ایسی ہے کہ جو امیر غریب کا فرق مٹا چکی ہے، یہ امیر کو بھی ہو رہی ہے، غریب کو بھی ہو رہی ہے. پھر اس دوران بھی اگر لوگوں کا ضمیر نہیں جاگ رہا، کیونکہ کچھ میں جانتا ہوں بڑی اچھی طریقے سے
کہ جو کچھ تاجر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بہت مختصر سی بات کروں، بہت بہترین اچھے فراخ دل سخی تاجر بھی موجود ہیں، لیکن کوئی ایک پورشن ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ. مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، ضرور آپ کو نا تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ کی کمائی بنتی ہے اتنا ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی کا پیٹ خالی ہے تو میرے خیال سے آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. پھر اس قدر آپ کا بہت زیادہ کمانا بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، اگر کسی اور طرح سے نکل رہا ہے، کسی بیماری کی صورت میں نکل رہا ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے منافع کمانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور ابھی ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. جی، سرکاری ملازمین کو ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ماسک کی پابندی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، ماسک لازم پہنے، یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اداروں کے سربراہان کو SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. کمشنر لاہور کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے ٹویٹر، جس پر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے. سرکاری ملازمین ماسک پہن کر عام شہریوں کے لیے مثال بنے. کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا ہے مسلسل ہاتھ دھونے کے عمل کو یقینی بنایا جائے. کمشنر کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے. کمشنر لاہور کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا ہے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں پر ماسک کی پابندی کو یقینی بنایا جائے. کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا یہ کہنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں سے بھی متواتر کیسز نکل رہے تھے. ہمارے رپورٹرز ہمیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں واسا میں، اس کے ساتھ ساتھ LDA میں کس طرح سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو سرکاری اداروں کے جتنے بھی سربراہان ہیں وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ماسک کی پابندی جو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے. تو کمشنر کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ سرکاری ادارے جو ہیں ان کے ملازمین جو ہیں وہ خاص طور پر اس چیز کو ضروری سمجھے. اگر سربراہان جو ہے وہ ماسک پہن کر جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں ان سے انٹریکشن کریں گے تو اس چیز کو جو ہے وہ انشور کریں گے تو بہت زیادہ حد تک جو ہے ہم حالات کو بہتر رکھ سکتے ہیں. یہ کمشنر لاہور ہیں جن کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں. اب بڑا سوال یہ ہے کہ شہر لاہور جہاں پر کیسز سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پر لاک ڈاؤن لگے گا یا نہیں. بہت سارے تاجر جو ہیں اس چیز سے پریشان نظر آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ شہر لاہور میں لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں، کیونکہ شہر لاہور اس ٹائم جو ہے سب سے زیادہ ہائی ریٹڈ ہے جہاں پر کرونا کیسز جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہے ہیں. فردوس عاشق اروان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا حالات ہیں شہر کے اور اس کے پیش نظر جو ہے وہ کیا آگے حالات ہیں کہ لاک ڈاؤن پر غور کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. السلام علیکم فردوس عاشق اروان صاحبہ، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ آپ ٹھیک ہے؟ شکر ہے مولا کا کرم ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں یقیناً عوام کے اندر ایک خیاس اور رنگ تو ہے، لیکن یہ عوام ہی تو ہے جو نہیں کر رہے سے عمل اور اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بدقسمتی سے مختلف وبا جو ہے وہ اس سے پنجے گاڑ ہیں لاہور میں. اور خاص طور پہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرض سے لڑنے کا مؤثر ہتھیار ہے اور عوام احتیاط کریں اور اپوزیشن جماعتیں ہمارا ساتھ دیں. اور یہ جلسے جلوس اور یہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ جو پیشی رکھی ہوئی تھی مریم بی بی کی وہ کرونا کی وجہ سے NCOC کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پہ آگے کی گئی، کیونکہ وہ مزید تھی کہ وہ جلوس کی شکل میں وہاں جانا چاہتی تھی، پبلک کو ساتھ لے کے جانا چاہتی تھی. تو ہر وہ قدم جہاں پہ عوام کی جان رسک میں ہو سکتی ہے حکومت اس کو بچانے کے لیے پرعزم ہے، کوشاں ہے. ابھی 11:30 بجے ہماری NCOC کی میٹنگ میں کچھ فیصلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار لیں گے. 1 بجے کی پریس کانفرنس میں وہ ان کے اعلانات ہوں گے اور الٹیمیٹلی یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ہم آگے اپنی اسٹریٹجی طے کر رہے ہیں اور بڑھتی ہوئی انفیکشن سے نپٹنے کے لیے ہماری کیا ہے.
अच्छा, फिरदौस आशिक अमान साहिबा, ये कहिएगा कि मार्केट्स अगर शहर लाहौर की स्पेसिफिकली हम देखें, क्योंकि बहुत सारी मार्केट्स का हम भी विजिट करते रहते हैं, हमारे रिपोर्टर्स ये ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं, शहर की मार्केटों के हालात हमें बताते हैं, बहुत बुरी तरह से SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि मार्केट्स में SOPs को फॉलो कराने के लिए अब इंतजामिया को मुतहरिक करने की ज़रूरत है, जिस तरह से कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है? देखिए, वज़ीर आज़म के हुक्म पे इंतजामिया को मुतहरिक किया जा चुका है, लेकिन उसके अंदर जो ताजर तंजीमें हैं उनका तावन भी चाहिए। ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे हमने अवाम को कोशिश की कि वो खुद जो है इनिशिएटिव लें और हम उनको सहूलत करें, लेकिन जब वो तमाम तदाबीर जो है वो बेमानी हुई और ना प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकी, तो अब सरे नौ अपनी हिकमत अमली का जायजा लेने की जरूरत पड़ गई है और उसमें सख्ती जो है हर हाल में की जाएगी, क्योंकि सख्ती के बगैर ना कोई ताजर आवाज सुन रहा है, ना आवाम सुन रहे हैं और ना अल्टीमेटली हमारे जो ओवरऑल अवाम के साथ जुड़ी तंजीमें हैं वो कान धर रही हैं। तो बाकियों की जान को बचाने के लिए मौसर इंतजाम के साथ साथ हमें सख्त इक़दाम की ज़रूरत है और वो सख्त इक़दाम में यकीनन कानून का सख्ती से तलाक जो है वही एक ऑप्शन बचता है जिसको हुकूमत एक्सरसाइज करने जा रही है। सही, फिरदौस आशिक अमान साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना था कि NCOC का अब से कुछ ही देर में इजलास होगा, जिसके बाद लॉकडाउन की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अलबत्ता कल प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू भी आपको हमने सुनवा दी, जिनका ये कहना था कि लॉकडाउन के हम मुतहम्मिल नहीं, लेकिन लॉकडाउन के जहां हम मुतहम्मिल नहीं वहां पर ये वक्त है कि आपको बहुत ज़्यादा सख्त इकदाम करने हैं। वो आप चाहे स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में करें, वो आप चाहे टाइमिंग महदूद करने की सूरत में करें, वो चाहे फिर आप ये जो FIR का इंदराज करने का सिलसिला शुरू किया है इस सूरत में करें, क्योंकि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। हमने लोगों के रवैये भी आपको दिखाए, डॉक्टर महमूद शौकत का भी आपको शॉट दिखाया, जिस तरह से वो जिस कंडीशन में थे। ये चीज़ें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप भी एहतियात कीजिए और अल्लाह ताला हम सभी को महफूज रखे। खैर, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, तो इस स्मार्ट लॉकडाउन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, असल हकीकत स्मार्ट लॉकडाउन की क्या है, हमारे रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राव दिलशाद, ये बताइएगा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया गया है, ये लॉकडाउन जो है इसका असल मकसद पूरा होता नजर आ रहा है? इस लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों की नकलो हरकत क्या मामूल के मुताबिक है? यहाँ पर इंतजामिया के लोग मौजूद हैं या फिर चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आया यहाँ पर लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? हालात क्या हैं बाहर के, ये हमें बताइएगा। राव दिलशाद से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर लाहौर में इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं। राव साहब बताइएगा, क्या सिचुएशन है बाहर लॉकडाउन की? बिल्कुल जी, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके मुताबिक तो ज़िले इंतज़ामिया हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ खासी मुतहरिक नज़र आई, बल्कि मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाने की बात की जा रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन को बंद करने की तजवीज़ दी जा रही है। लाहौर शहर में जो है वो शादियों की इनडोर तो पाबंदी थी ही, आउटडोर पाबंदी का भी जो तजावीज़ हैं। उसके अलावा अब माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा, यानी किसी एक इलाके की गली और दो बाज़ार बंद नहीं होंगे, बल्कि पूरा इलाका जो है वो बंद करने की तजावीज़ जो है वो पंजाब काबीना को और साल कर दी गई हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन सूरत हाल इस वक्त जो है वो ये है कि चूँकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर से भी हमारी बात हुई इस हवाले से, उनका ये कहना था कि 23% चूँकि रेशो है, इसीलिए अब मज़ीद जो 40 इलाके हैं लाहौर शहर की सराउंडिंग में, उनको मुकम्मल बंद करने की हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। ताहम ये होगा तभी जब महकमा सेहत की जानिब मुकम्मल बंद करने से क्या मकसद लिया जा रहा है, मुझे ये बताइएगा। मुकम्मल बंद करने की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि लॉकडाउन वाले इलाके इससे कबल अगर हम देखें तो लोगों का आना जाना भी था, वहां पर दुकानें भी खुली थी, लोगों के घर भी लोग आ रहे हैं, वहां से निकल के भी लोग जा रहे हैं। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब क्या है? से भी मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है।
राव दिलशाद, मुझे बताइएगा, आपने कहा 40 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन के बारे में सोचा जा रहा है, तो ये मुकम्मल लॉकडाउन की असल में डेफिनेशन क्या है, किस तरह से ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा, इसको यकीनी कैसे बनाया जाएगा, ये भी हमें बताइएगा। एग्जैक्टली अना, आपको इल्म है कि जब माजी में इसकी सूरत हाल थी तो स्मार्ट लॉकडाउन की जो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जब आई थी तो आपको याद होगा DHA पूरे का पूरा बंद किया गया था, गुलबर्ग पूरे का पूरा बंद किया गया था, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन, इस तरह से 6 बड़े इलाकों को बंद किया गया था जहां पर जो पॉजिटिविटी का रेट है वो अक्सर मुख्तलिफ था दूसरे इलाकों की निस्बत। तो उसी पैटर्न पे दोबारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाने का। राव साहब, आपके पीछे देखें, एक शहरी मौजूद है, खैर अब तो उसने मास्क पहन लिया है। मैं चाहूंगी आप अपने इर्द गिर्द लोगों से भी बात करें जिन्होंने मास्क नहीं पहना, क्यों नहीं पहना, क्या वजह है, लोग इस चीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, केसेस जितने बड़े हैं, लोगों का रवैया संजीदा नहीं है। अब तो FIR का इंदिराज भी है, तो लोगों में क्या कोई खौफ नजर आ रहा है, FIR का सही, कोरोना का ना सही? अना, एक तरफ तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन दूसरी जानिब ये रवैया आप देख लें, आपके सामने मास्क लगाया हुआ है लेकिन इस तरह से मास्क नहीं लगा रहे। अच्छा, क्या वजह है, आप मास्क लगाते भी हैं लेकिन सही उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्या वजह है? ये कोरोना की वजह से लगाते हैं, कोरोना ना हो ताकि उससे बचने के लिए। हाँ, इस तरह लगाए ना, इस तरह क्यों नहीं लगाते आप? बस लगा लिया तो वो उससे बचत रहेगी, परहेज करें, जो सी चीज नुकसानदेह है। खुद बताए ना कि आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आपने मास्क तो लगाया है लेकिन उसको नीचे रखा हुआ है। वो इसलिए नीचे रखा है, जब कोई चीज खानी पीनी पड़ जाए ना तो मास्क नीचे उतार लो, जब खा पी ली चीज तो वो मास्क ऊपर चढ़ा दो। देखिए ना, ये अमूमी जो रवैया है शहरियों का इसी तरह का ये है कि या तो भूल जाते हैं कुछ खाने पीने के बाद दोबारा से इसको मास्क से नाक और मुंह को ढांपना है, तो ये वो रवैया है जिस पर अमल करके जो है वो जिस पर अमल अगर किया जाए मास्क के इस्तेमाल पर ही तो कोविड-19 को फैलाने से रोका जा। इतनी संजीदा सूरत हाल है और मुझे लोगों के ऐसे रिमार्क्स सुन के असल में हंसी आती है। राव साहब, आपके आसपास बाइक्स गुजर रही हैं, मुझे कुछ ओवरऑल बताइएगा, लोगों का किस तरह से रवैया है, लोगों ने मास्क पहने हैं, नहीं पहने, क्या रेशो है? देखिए, जब से हम यहाँ पर एबर्ट रोड पर मौजूद हैं तो ज़्यादातर जो शहरी हैं वो मास्क पहने हुए ही नजर आए हैं। ये तब्दीली जो है वो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज में इसलिए आई है कि कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 83 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए दफ़ा 188 के जो ये प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत। तो अब चूँकि FIRs भी हो रही हैं, उसके अलावा जो वर्बली सजाएं भी दी जा रही हैं, यानी 20 मिनट 30 मिनट वैसे खड़ा भी रखा जाता है शहरियों को जो मास्क नहीं पहनते, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल बाइकर्स जो हैं वो, उनको तो ये इस इम्पैक्ट इसका फ़ायदा ये हुआ है कि शहरी ज़्यादातर जो है वो मास्क पहने हुए भी नज़र आ रहे हैं। कल हमने देखा कि कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और पूरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से सड़कों पर मुतहरिक रही, जिसकी वजह से मास्क के इस्तेमाल में आज कल की निस्बत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। सही, तो लोगों को अब ज़्यादा जो है इस चीज़ पर अमल दरामद करना है। हम पीछे देख भी रहे हैं, राव साहब के पीछे जो लोग आ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहने भी हैं, कुछ लोगों ने नहीं भी पहने, लेकिन चाहे अब वो सख्ती से ही अमल दरामद करवाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी इस मामले पर थोड़ी सी संजीदा नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच। राव दिलशाद हुसैन इस वक्त बाहर मौजूद थे, बाहर के हालात आप लोगों को दिखाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये वही रवैये हैं जो मिलजुल कर जो अभी हालात बन रहे हैं उसको जन्म दे रहे हैं। हमने ही इस सूरत हाल को कंट्रोल करना है, अगर बाहर कहीं जाना है तो एहतियात के साथ जाना है। खैर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कोरोना इतनी शिद्दत से क्यों फैल रहा है। एक टाइम आया कि कोरोना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर हालात बेहतर हुए हैं तो इनको बेहतर हम ही ने रखना है, हम ही ने एहतियात करनी है। ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज्यादा शिद्दत आ गई कि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ता जो है उसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल अब यहां तक पहुंच गई है कि मुकम्मल लॉकडाउन पर भी गौर किया जा रहा है। क्या वजूहात बनी, अब वायरस की ये जो तीसरी लहर है इसको क्यों शदीद कहा जा रहा है, इस पर आपने एहतियात किस तरह से करनी है। डॉक्टर सोमिया हमारे साथ मौजूद होंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है। तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी, डॉक्टर सोमनिया इक़्तिदार ने हमें ज्वाइन किया है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ मेंबर हैं जी कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ऑफ पंजाब। खुश आमदीद कहेंगे अपनी मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बस हाल तो ठीक है, लेकिन कोरोना का हाल बिल्कुल ठीक बिल्कुल नहीं आपने सही कहा, कोरोना का हाल ठीक नहीं है। तो मुझे ये बता दीजिएगा, ये एकदम से जो पीक आया है, इतने सारे केसेस आना शुरू हो गए और शहर लाहौर में सबसे ज़्यादा, क्या वजह है इसकी? देखिए ना, केसेस कभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। जब भी सेकेंड वेव की हम बात करते थे तो हम ये कहते कि केसेस कम हो गए हैं, केसेस ख़त्म नहीं हुए थे, और इस कॉशन के साथ कहते थे कि खुदा न खास्ता केसेस दोबारा बढ़ भी सकते हैं, और वही हुआ जिसका डर था। उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रैवल भी हुआ, छुट्टियों में बहुत सारे लोग बाहर के ममालिक से भी आए, कंट्री के दरमियान भी ट्रैवल मुख्तलिफ प्रोविंसेस में होता रहा, और जो नए स्ट्रेन्स आए हैं, ख़ास तौर पे जो यूके का स्ट्रेन है जो कि कैंट एरिया से आया है, और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन्स भी हैं, उनके जो ये वेरिएंट्स हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी ये थी कि इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी या इन्फेक्शन फैलाने का रेट प्रीवियस वेरिएंट से बहुत ज़्यादा था। सो इस वजह से तेज़ी से बीमारी जो है वो फैलने लगी, और उसमें शामिल हो गए हमारे गैर संजीदा रवैये। हुकूमत ने जब ओपन अप किया चीज़ों को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन पे आए, तो लोगों ने तो समझा कि शायद जैसे कोरोना को सेलिब्रेट करने का मौका है। सही बात शादियाँ, इज्तिमात और आउटिंग्स की वही रूटीन हो गई जो हम प्री पेंडेमिक एरिया में देखते थे। बिल्कुल। और उसके बाद तेज़ी से जो बीमारी ने फैलना शुरू किया, तो उसका हशर ये है कि आज हमारे हस्पताल भरे हुए हैं और रोज़ बरोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है, और सूरत हाल बहुत परेशान। डॉक्टर साहिबा, मैंने लोगों के रवैये आज प्रोग्राम के स्टार्ट में भी दिखाए हैं। अभी राव साहब के साथ भी एक शहरी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि जी मास्क पहना है, लेकिन इसको ज़रूरत के टाइम में हम पहन रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जिस तरह से आप हस्पतालों की सूरत हाल बता रही हैं, मुझे ये बताइएगा, ये जो अब वायरस कहा जा रहा है, तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बहुत शिद्दत के साथ सामने आ रहा है, फ़र्क क्या है इसमें और कितना हमें संजीदा रहना है? देखिए, वायरस के सिम्टम्स में तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है। बीमारी तो उसी तरह ज़ाहिर होती है जिसमें बुखार है, गले में दर्द, खांसी, सांस में तकलीफ़, और कुछ लोगों में एब्डोमिनल सिम्टम्स आते हैं जिसमें डायरिया की कैफियत है, और एक लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ़ सीरियस केसेस भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। और सीरियस केसेस तो आपको पता है कि ना होम आइसोलेशन में मैनेज होते हैं, ना घरों पे मॉनिटर किया जा सकता है पेशेंट्स को। दे नीड टू बी हॉस्पिटलाइज, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत होती है, उनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। बहुत सीरियस पेशेंट्स को हमें वेंटिलेटर्स की सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑब्वियसली जैसे नंबर बढ़ता है वैसे ही सीरियस कंडीशंस का, और सीरियस कंडीशंस में ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना कि लोग जो अस्पताल में दाखिल होते हैं वो 1 या 2 दिन के लिए दाखिल नहीं होते, वो कम से कम हफ्ता 10 दिन उनका हॉस्पिटल का स्टे होता है। और अगर आप रोज़ 100 पेशेंट आपकी इमरजेंसी में आ रहा है और अगले पेशेंट्स आप डिस्चार्ज ही नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे मैनेज करेंगे उस लोड को जो आपके पास इमरजेंसी रूम में प्रेजेंट कर रहा है? तो मैं सब लोगों को ये एहतियात का मशवरा देना चाहती हूँ कि जो हालात जिस तरह तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, अगर आपने अपना रोल प्ले नहीं किया तो खुदा न खास्ता सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकती है, और यही वो टाइम है। आई नो अभी भी लेट है, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है कि हम अपने आप को रवैयों में संजीदगी लाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, अननेसेसरी बाहर जाना अवॉइड करें, हाथों को बार बार धोए, और जो हम डे 1 से इट्स बिन अ ईयर हम वही बातें बार बार रूटीन से रोजाना की बेसिस पे कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपके शो में कई दफ़ा आई, मीडिया ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक ही मैसेज बार बार दिया जा रहा है, लेकिन हमारी आवाम के कान पर तो शायद जूं भी नहीं रेंग रही। बिल्कुल। और अभी भी आपने देखा कि लोगों के जो हालात हैं, इस पे नौयत पहुंच गई कि हमें FIR कराने की ज़रूरत पेश आ रही है अगर मास्क का इस्तेमाल। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी इकदाम था मेरे ख्याल से। अगर लोग उस तरह से नहीं आराम से बात सुनने को तैयार नहीं, तो फिर आपको इस तरह के स्टेप्स, सख्त इकदाम जो है वो करने ही पड़ते हैं। डॉक्टर साहिबा, शहर के अस्पतालों की सूरत हाल कुछ बताइएगा। देखिए, अस्पताल ओवरलोड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक सिर्फ जो अच्छी बात ये थी कि क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड वेव से गुजरे हैं और हमने एंटिसिपेट किया था कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते हैं, तो हमने अपनी बेड कैपेसिटी और ऑक्सीजन डिलीवरी की कैपेसिटी और वेंटिलेटर्स की तादाद को बढ़ा लिया हुआ था। सो द सिस्टम वाज ऑलरेडी इन प्लेस बिकॉज हम फर्स्ट और सेकंड वेव से गुजर के आए हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल्स अब ओवरलोड और बर्डन होते जा रहे हैं। अगर मैं मेयो हॉस्पिटल की ही बात करूँ जिसमें मैं काम करती हूँ, तो 200
260 के करीब हमारे पास पेशेंट्स एडमिटेड है, बहुत ही हाई नंबर है, 260 मरीज़, जिसमें से 66 पेशेंट्स वेंटिलेटरी सपोर्ट के ऊपर है और तकरीबन सारे पेशेंट्स ही ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिससे मैं कहूँ कि वो स्टेबल है, सारे अनस्टेबल है। अब अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट, बल्कि तकरीबन आपने सारे ही कहा कि ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी अस्पतालों का नाम सुन के डॉक्टर साहब डर रहे हैं, घर में ही अपने आप को क्वारंटीन किया है। उनकी एहतियात बताइएगा, घर में किस तरह से उन्हें अपनी ख्याल रखनी है, ऑक्सीजन लेवल को किस तरह से मेंटेन रखना है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, और अगर उससे यहाँ वहाँ है तो हॉस्पिटल जाना कितना ज़रूरी है। देखिए, जो लोग होम आइसोलेशन या सेल्फ आइसोलेशन के मोड को इख्तियार करते हैं, उन्हें पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने मुसलसल किसी डॉक्टर से राब्ते में रहना है। ठीक है, क्योंकि बीमारी ऐसी नहीं है कि अगर कोई स्टेबल है तो वो थ्रू आउट स्टेबल ही रहेगा। बीमारी किसी भी स्टेज पे जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है और मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ के अंदर जा सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आप सब लोगों ने करना है वो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करना है, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ सेवेरिटी ऑफ डिजीज़। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो आपकी उंगली पे लग जाती है और आपके खून में ऑक्सीजन की जो मिकदार है उसको मेजर करती है। तो पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर घर में रखिए वो लोग जो कि सेल्फ आइसोलेशन में हैं, और इसकी तादाद जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो 93% या उससे अबव होनी चाहिए। नॉर्मल लोगों की सैचुरेशन 94-95% और उससे अबव रहती है, लेकिन 93% का कट ऑफ हमने रखा हुआ है डिजीज़ सेवेरिटी को मेजर करने के लिए। अगर इससे कम आपकी मिकदार है ऑक्सीजन सैचुरेशन की तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है या ऑक्सीजन बाहर से लगाने की। 93 से अगर कम है तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। इस चीज़ को ज़रूर आप गौर से सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि इस कंडीशन में जो कोविड-19 का निमोनिया है, एक टर्म है जिसे हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया ये होता है कि मरीज को सांस में दिक्कत महसूस नहीं हो रही होती, ना सांस खराब हो रहा है ना कोई घबराहट है, लेकिन जब हम उसकी सैचुरेशन देखते हैं तो वो 93 से कम होती है। मरीज कंफर्टेबल भी होता है लेकिन ऑक्सीजन की मिकदार खून में कम होती है, और जब ऑक्सीजन की मिकदार खून में कम होती है तो आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जिसमें हार्ट है, ब्रेन है, इन किडनीज़ हैं, इनको ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं जा रही होती और उनका डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाती है। सो इस बात पे नहीं रहना कि सांस खराब होगा तो मैं ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करूंगा। सो वो लोग जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रही है, जिनका बुखार बहुत तेज़ है और उतर नहीं रहा, सांस में दिक्कत महसूस हो रही है, सीने में बोझ या दर्द महसूस हो रहा है, आंखों के आगे चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, या उनके जो टेस्ट हैं वो तेज़ी से, हम कुछ टेस्ट इसमें मार्कर्स करते हैं, वो अगर ख़राब हो रहे हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रब्ता कीजिए, बिकॉज टाइम इसमें बहुत शॉर्ट होता है, वो विंडो बहुत शॉर्ट होती है जिसमें हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। सो देर ना कीजिए, इंतज़ार ना कीजिए, और आप जब घर में आइसोलेट करते हैं अपने आप को तो घर वालों से इंटरेक्शन मिनिमल रखिए। बिल्कुल घर वालों को पास ऑन डिजीज़ हो सकती है बिकॉज आप उसी एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, तो अगर कोई इर्द गिर्द आपके लोग सिम्टोमेटिक है उनका भी टेस्ट ज़रूर कराइए। कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पेशेंट की है, और ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर एक घर में ऐसा पेशेंट है बाकी लोगों मुतासिर से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, तो ज़रूरी ये है कि जी घर में सब लोग जो हैं वो एहतियात करें और अपना टेस्ट भी कराएं। डॉक्टर साहिबा, इनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितनी इफेक्टिव है, कितने लोग लगवा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को हमने देखा भी एक्सपो सेंटर में लोगों का मुस्बत एक रवैया देखने में आया है। अब जब बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कोरोना फैल रहा है, क्या जिनको कोरोना हुआ वो भी वैक्सीन लगवाएं, क्या जिनको नहीं हुआ वो भी लगवाएं? ये चीज़ें अभी कुछ लोग कह रहे हैं ना अब तो हमें हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने वैक्सीन लगवा लिया, हमें एहतियात की ज़रूरत नहीं। ये दोनों रवैये देखने में आ रहे हैं। देखिए अना, बहुत देर से, मतलब पूरा साल हो गया, हम एक ही बात कर रहे थे कि कैसे हमारी कोरोना से जान छुटेगी, और हमारा आंसर यही होता कि जब वैक्सीनेशन हमारे पास आ जाएगी तो शायद वो ऐसा प्रिवेंटिव टूल होगा जिससे हम बीमारी को ख़त्म कर सकेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वैक्सीन आ गई और हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आवाम के लिए अवेलेबल भी कर दी, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी बहुत कम है। हमारी आबादी के हिसाब से 60 to 70% लोग जब वैक्सीनेट होंगे तभी हम डिजीज़ पर काबू पा सकते हैं। सो वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। वैक्सीनेशन एक ऐसा टूल है जो आपको बीमारी से बहुत हद तक बचा सकता है।
लेकिन 2-3 बातें वैक्सीनेशन के हवाले से मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एक तो ये कि वैक्सीनेशन सब लोगों ने करानी है, जिनको कोविड पहले हो भी गया है उन्हें भी वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एंटीबॉडीज़ रिस्पांस को इम्प्रूव करती है। कोविड क्योंकि एक नया वायरस है जो कॉज करती है कोविड-19 की डिजीज़, और इसके ऊपर अभी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हुई, तो हमें ये नहीं पता कि ये एंटीबॉडीज़ जो बीमारी की सूरत में प्रोड्यूस होती हैं या वैक्सीन की सूरत में प्रोड्यूस होती हैं कितनी देर तक प्रोटेक्टिव हैं। तो अगर आपको पिछले साल डिजीज़ हुई थी तो क्या आपकी एंटीबॉडीज़ का लेवल बीमारी के बाद इतना है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ये हम नहीं जानते। इसलिए बेहतर ये है कि तमाम लोग वैक्सीनेशन करवाएं। 2 डोजेस की शेड्यूल वैक्सीन है जो 21 डेज या 3 वीक्स अपार्ट होती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका ये कहना है कि जी हमने तो वैक्सीन लगवाई है फिर भी कोरोना हो गया है, इस वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी वैक्सीनेशन 100% कवर नहीं करती है वायरस को। वैक्सीनेशन की एफिकेसी रेट 72 to 78% देखा गया है। कुछ ममालिक में, मिडल ईस्ट में 86% तक भी इसकी एफिकेसी रेट रिपोर्टेड है, लेकिन फिर भी एक स्मॉल चंक ऑफ पीपल ऐसे हैं जिन्हें बीमारी हो सकती है। जो अच्छी बात है वो ये है कि जो अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो जाती है तो आपको सीवियर डिजीज़, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाती है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और ये मेरे ख्याल से इंतहाई गौर से सुनने वाली बात है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद भी वायरस हो जाता है या आप इस वायरस का शिकार हो जाते हैं तो वो जो शिद्दत एक देखते हैं, खुदा ना खास्ता बहुत सारे पेशेंट हम वेंटिलेटर पर आईसीयू पे देख रहे हैं, आप उससे प्रिवेंट होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अना ये है कि लोग एक वैक्सीन के बाद समझते हैं कि बस अब तो हम शेर हो गए हैं, एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में आ गई, अब हमें किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वैक्सीन 2 डोज शेड्यूल वैक्सीन है और सेकेंड वैक्सीन के 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ का रिस्पांस ऐसा होता है जो आपके लिए प्रोटेक्टिव होता है। सो अगर आपने परसों वैक्सीन लगाई है और आपको कल या परसों उसके 2-3 दिन के बाद वायरस ने एक्सपोज हुए हैं और इन्फेक्शन हो गई है तो उस वक्त तक तो एंटीबॉडी रिस्पांस बिल्डअप ही नहीं हुआ होता। लोगों के जहन में ये वसवसा भी आने लगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड हो गया। सो ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है जो हम लोगों को दे रहे हैं, ये किल्ड वायरस की वैक्सीन है। इसमें वायरस इनएक्टिवेटेड और किल्ड फॉर्म में है। इससे किसी सूरत भी कोविड-19 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ वैक्सीन। हाँ, अलबत्ता आपकी एंटीबॉडीज रिस्पांस बिल्ड नहीं हुआ या फिर आप पहले से वायरस इंक्यूबेट कर रहे थे। आपको पता है वायरस के इंक्यूबेशन भी 4 से 5 दिन लगते हैं। अगर उस दौरान आपको एक्सपोजर हो गया और एंटीबॉडीज रिस्पांस नहीं बिल्ड हुआ तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है। सो दोनों डोजेस के 2 हफ्ते के बाद चांसेस कम है कि इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करेगी, वो भी 100% नहीं है। लेकिन मैसेज आज का इंपॉर्टेंट यही है कि सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले, आपको पता है, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया। एक्सपो सेंटर में हमारी एल्डरली पॉपुलेशन जो 60 ईयर्स से अबव है उनको वैक्सीनेट किया जा रहा था, और अब सेकेंड फेज में आपने देखा कि 50 ईयर्स से अबव लोगों की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे एज ग्रुप्स को कवर करेगी, और जब हम 60 to 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे तभी इस डिजीज़ का खात्मा मुमकिन है, और ये पूरी दुनिया में होगा। नॉट ओनली बिकॉज आपको पता है ग्लोबल विलेज है, लोग आते हैं जाते हैं, ट्रैवल करते, एक मैस कवरेज की वैक्सीनेशन से ज़रूरत है ताकि हम इस डिजीज़ पर काबू पा सकें। बिल्कुल, इसी नोट पे डॉक्टर साहिबा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन नाज़रीन आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है, हस्पतालों की सूरत हाल बताने का, अब जो वायरस है उसकी शिद्दत आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि प्लीज़ आप एहतियात कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक शख्स फैमिली का मुतासर होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके घर के सारे लोग जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं। बहुत सारी हमने ऐसी मिसालें भी देखी हैं। एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करने वाले हैं रहमत और बरकतों की रात शब बारात की, और इस रात की फजीलत क्या है, अहमियत क्या है, और इस रात कौन कौन सी खुसूसी इबादत का अहतमाम किया जा सकता है। साथ ही साथ कि इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, गुजारिश आप सभी लोगों से ये है कि जब भी आप अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद हों, दुआ का खुसूसी एहतमाम करें, इबादत करें, तो अल्लाह ताला से ज़रूर ये दुआ कीजिए कि मौजूदा जो हालात हैं, इस कदर परेशानी है, कितने ही लोगों के प्यारे जो हैं वो बिछड़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह ताला इस वायरस से जो है वो हमें छुटकारा दिलवाए, हम सभी लोगों को महफूज रखें। खुसूसी तौर पर
तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इस दुआ का एहतमाम कीजिएगा। आगाज़ कर लेते हैं आज की गुफ्तगू का और जान लेते हैं आज की रात की अहमियत क्या है और आप कौन कौन सी खुसूसी इबादत का एहतमाम आज की रात कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं, प्रोफेसर नूरीद फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया तो आपका कि आपने खैर के इस बरकत के पैगाम में मुझे भी शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगाज़ कर लेते हैं शब बारात की रात। आज खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है, बिलाशुबा बहुत ही फजीलत वाली रात है। तो मैं चाहूँगी आप आज की रात की अहमियत पर, फजीलत पर रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो क्लियर कर दूं कि हमारे बहुत से प्यारे लोग जो हैं वो शब बारात की रात कहते हैं, तो शब का मतलब ही रात होता है। शब बारात जब कह दिया तो फिर इसका मतलब है मानी पूरा हो गया। दूसरा, ये बारात वो वाली बारात नहीं है जो दूल्हा लेके आता है, ये बराअत है, इसका मतलब है निजात। तो जैसे आप बात कर रही थी कि ये तौबा की रात है, इस्तिग़फ़ार की रात है, गुनाहों से निजात की रात है और ये दोज़ख से निजात की रात भी है, इसलिए इसको शब बारात कहा जाता है। तो कुरान करीम में सूरह अद-दुखान की आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 में, जिसका मैं हवाला देना चाहूँगी, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा। पहली 2 आयत में कुरान करीम का तज़किरा है और आगे फरमाते हैं कि बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब की बात की, रहमतुल लिल आलमीन की बात की, तो क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और फिर कहा वमा अरसलनाका इल्ला शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। जब बशारत अपने महबूब के साथ जोड़ी तो पहले खुशखबरी सुनाने वाला, फिर डर सुनाने वाला फरमाया, मगर जब अपनी बात आई तो अल्लाह ताला ने कहा हम डर सुनाने वाले हैं। और फिर आगे क्या फरमाया? फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला सादर कर दिया जाता है। पहले तो इस रात को समझ लें ये क्या है। ये रात जो है यूं कह लें बजट मेकिंग की रात है। हम अपने उर्फ में जो अपनी कॉनोटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको समझना चाहें, क्योंकि इस रात में 5 चीज़ों का फैसला, ये जो सूरह अद-दुखान की आयत नंबर 4 है, इसमें जिन अम्र हकीम की बात हुई है उनमें हमारे बुजुर्गान दीन और हदीस को सामने रखने के बाद जो चीज़ हम तक पहुँचती है वो बेसिक 5 चीज़ें हैं। सबसे पहली उम्र, और अहादीस में आता है, रिवायात में आता है, अक़वाल सहाबा हैं, अक़वाल ताबईन हैं कि इंसान अपने लिए जोड़े तैयार कर रहा होता है शादियों के, लेकिन बाज़ार में उसका कफन तैयार हो रहा होता है, तो उसका नाम उन लोगों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है कि जिन्होंने उस साल के अंदर मरना है। फिर जिन लोगों ने उस साल के अंदर पैदा होना है उनकी पैदाइश भी लिख दी जाती है। फिर जिन लोगों ने हज का सफ़र इख्तियार करना है अल्लाह ताला उन हाजियों की फहरिस्त भी जारी फरमा देता है। और फिर उसके बाद आप देखिए रिज़्क का फैसला किया जाता है, और रिज़्क के ज़ुमरे में बहुत से हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि सिर्फ खाना पीना नहीं आता, एक रूहानी रिज़्क भी है। ये जो इल्म की शक्ल में, ये जो जन्नत के दस्तरखानों के ऊपर बैठ कर चुनने का हुक्म है, वो क्या है? वो ज़िक्र है, वो इल्म है, वो हिकमत की बातें हैं। तो ये जो रूहानी रिज़्क है, इज़्ज़त है, दोस्तियां हैं, मोहब्बत है, रिश्ते हैं, ताल्लुक़ है, शोहरत है, ये तमाम की तमाम रिस्क में आती है। तो पूरा साल अल्लाह ने आपको क्या चीज़ें अता करनी है वो सारी लिखी जाती हैं, और किसके यहाँ क्या औलाद पैदा होगी, अल्लाह इन 5 हिकमत वाले उमूर का उस रात में फ़ैसला फरमा देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने है। बहुत से वो लोग हैं कि जो कुरान की इन आयात को जो है वो अपने मन मर्जी के मुताबिक पसे पुष्ट डालने के लिए इस रात का इनकार करते हैं। यहाँ मैं एक बुनियादी सी बात कर दूँ कि किस चीज़ से मना करते हैं? नमाज से। तो कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अगर हम देखें कि इस रात को गुजारने की उनकी सुन्नत क्या है, तो वो फरमाते हैं मैं शाबान की 15वीं रात को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला हिस्सा मैं नमाज में गुजारता हूँ, और वो नमाज फ़र्ज नमाज के साथ उन नवाफिल का तज़किरा है जिसको हम सलातुल अवाबीन भी कहते हैं। सही डॉक्टर साहिबा, ये आप इबादत गालिबन बताने वाली हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो इससे पहले कि गैप आए तो लोगों को इस बारे में इतना मालूम ना रह सके, तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज की रात की खुसूसी इबादत क्या है उसकी तरफ हम आएंगे। आज की रात की अहमियत क्या है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नूरीद फातिमा साहिबा ने बता दिया। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। इससे कबल कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक अहम खबर आई है, शहर में लॉकडाउन होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और इसके लिए आपको बताते चलें इजलास में इसका खत्मी फैसला होगा। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास होगा जिसमें हतमी फैसला होगा। कुछ ही देर बाद ये इजलास होने जा रहा है। काबीना कमेटी को महकमा सेहत की जानिब से हतमी सिफारिशात इरसाल कर दी गई हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए 14 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की गई। 12% शरह वाले शहरों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की सिफारिश, शादी तकरीबात पर 5 अप्रैल के बजाय 1 अप्रैल से पाबंदी की सिफारिश पेश की गई है। जी तो नाज़रीन, ये अहम खबर आपके साथ शेयर की। प्रोफेसर नूरीद फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। आज की रात की इबादत क्या है? आज की रात की आमद से कबल एक इबादत है, एक आज की रात की और एक कल के दिन की। मैं चाहूँगी जल्दी से मैं आसान से वो तरीके बताऊं कि जिनके ज़रिए से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। पहले तो ये है कि कुरान करीम में ये देखिए इसका हुक्म है, फिर अहादीस नबविया में, फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप एक तवील फहरिस्त है जो वक्त की कमी के पेश नज़र मैं यहाँ गिन नहीं रही कि जिन लोगों ने आज की रात से कबल इसका बहुत एहतमाम किया, तो हमें इसका एहतमाम करना है। उसमें एहतमाम में एक चीज़ ये आती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात में 2 लोगों के अलावा अल्लाह ताला हर शख्स की मगफिरत कर देता है, एक मुशरिक और दूसरा कीना परवर। अब आप देखिए, मुशरिक तो वो है कि जो इस्लाम से ही खारिज है, लेकिन जो मुसलमान कलमा गो हैं उनको क्या करना है? अंदर की सफाई करनी है, अपने मन को पाक करना है, दिलों को मरकज़े महरो वफा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर। तो अपने अंदर को पाक कर लें आज की रात से कबल। और ये जो डिजिटल मुआफ़ी का एक सिलसिला शुरू हुआ है, एक मैसेज टाइप करते हैं, ग्रुप में सबको सेंड कर दिया, और जिसका लेन देन है, देखिए बंदों के जो हुकूक हैं वो जब तक अदा नहीं किए जाएंगे, हुकूक के लिबास पर बहुत जोर दिया बिल्कुल। और फिर जहां आपको रेमेडी करनी है वहां करनी है, जहां अपोलोजाइज करना है वहां करना है। वो कन्फेस किए बगैर, माफी मांगे बगैर या अदायगी किए बगैर जो मामला नहीं सॉल्व हो सकता, उसकी एक ये जो मैसेज लिख के माफी है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद आज की रात पर अगर आए, मगरिब के साथ ही ये रात शुरू हो जाती है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उस रात को जैसे मैं बताने लगी थी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत पे अमल करते हुए 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा आपने नमाज में गुजारा, वो मगरिब की नमाज के बाद के 6 नफल अवाबीन के या 20 रकत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हैं। उसके बाद इशा की नमाज आ जाती है। उसके बाद आप देखिए सलातुत तस्बीह की बहुत अहमियत है। सलातुल खैर आज की रात में बुजुर्गान दीन 100 रकत नफल 2-2 करके या 4-4 करके पढ़ा करते थे। हर रकत के अंदर 10 मरतबा सूरह इखलास। अगर किसी की ये कैपेसिटी नहीं तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला अहसन अमल मांगता है, आप 2 नफल पढ़ें, हुस्न नियत से पढ़ें, यकसूई से पढ़ें और पूरी गिरिया उजारी के साथ अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगे, तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह मुआफ़ ना करे। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रात का दरमियानी हिस्सा मैं अपने आका और मौला अपने नाना जान पर दरूद सलाम में बसर करता हूँ। तो अल्लाह की रहमत को तलब करने की बेहतरीन जो हमारे पास एक वजीफ़ा और तरीका है और कोशिश है वो दरूद सलाम है। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट दुआ और मुनाजात और इस्तिग़फ़ार, आपने फरमाया रात के आखिरी पहर में मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ और दुआ करता हूँ। तो आज की इस रात को अगर हम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लें और कल के दिन का जो रोज़ा है उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने 20 साल की इबादत के और रोज़ों के बराबर उसका सवाब। चलें जी, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आज की रात इबादत भी करें, कल का रोज़ा भी रखें। सभी लोगों से इल्तिजा ये है कि अपनी दुआओं में हम सभी को याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।